आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे ही बताती हूँ, ठीक है। आप लोग जो है ना ध्यान से इन क्वेश्चंस को पहले सुनेंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लें और इनके आंसर मैं आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजयनगर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजयनगर? तो विजयनगर का मीनिंग क्या है ये आप लोगों को पता है, सिटी ऑफ विक्ट्री। ये आप लोग अच्छे से कर सकते हो, सिटी ऑफ विक्ट्री पहले ही। हाँ बेटा सुनाई दे रहा है ना? यस स्टूडेंट सुनाई दे रहा है? यस मैडम। और जो है इसका आंसर आपको पता चल गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजयनगर। इनकी जो है ना मैं पीडीएफ बना करके आपके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप लोग इनको चेक कर लेना, ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? तो विजयनगर एम्पायर फाउंडेड, इसमें आपकी जो ये बुक है इसके हिसाब से जो फर्स्ट पेज है आपका, उसमें तो इसका आंसर 14th सेंचुरी आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, है ना, कि आपको ऑप्शंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि 14th सेंचुरी, और अगर आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है उसमें कि 1336, तो आप जो है ना 1336 को जो है ना टिक करेंगे। और अगर वहां पर ये नहीं लिखा जाता कि 1336 और सिर्फ लिखा होता है 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, ऐसा करके कुछ लिखा जाता है, तो उसमें आप 14th सेंचुरी को टिक करेंगे इफ एग्जैक्ट टाइम इज नॉट गिवन। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, व्हाट वाज द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर का जो एक्सपेंशन था वो था कृष्णा रिवर से, कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला। माने नॉर्थ से साउथ, साउथ कंप्लीट था और नॉर्थ में जो है ये कृष्णा रिवर से स्टार्ट था। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर द सिटी वाज सेक्ड? तो ये 1565, इसकी आपको एग्जैक्ट प्लेस बता, एग्जैक्ट ईयर बताना होगा क्योंकि उसमें आपको ईयर ही पूछा है। फ्रॉम वेयर द नेम हम्पी इज डिराइव्ड? हम्पी नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द goddess Pampa Devi. Pampa Devi was the name of the goddess and Hampi name is taken from there. And क्वेश्चन है इसके बाद आपका कि व्हाट आर द सोर्सेज टू डिस्कवर द विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर करने के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो है वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का मतलब है कि द थिंग्स विच वर फाउंडेड इन द एक्सकवेशंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट और डिस्कवर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उनके बारे में जो स्टडी की है, दैट इज द मेन सोर्स। उसके बाद आता है मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड बिल्डिंग्स। इसके अलावा जो है ना हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है, लिटरेचर भी इसके लिए अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी आप इस पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो है ना हमारे पास बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे उनके रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है। एंड इसके अलावा हमारे पास लिटरेचर रिटन इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये भी सॉरी संस्कृत, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एम्पायर। देन कम्स हु ब्रॉट द ruins ऑफ हम्पी टू लाइट एंड व्हेन? तो हम्पी के जो ruins थे उनको लाइट में कौन लेकर के आया था? उनको लाइट में लाने वाला जो पर्सन था उसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, एंड ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, ये जो है एक एंटीक्वेरियन था और एक इंजीनियर भी था बाय प्रोफेशन। देन कम्स हु वाज कॉलिन मैकेंजी? तो कॉलिन मैकेंजी कौन था? बताया मैंने भी आपको, ही वाज एन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल who was an engineer and an antiquarian by profession। एंटीक्वेरियन कौन होते हैं बेटा? जो पुरानी चीजों को, एंटीक पीसेस को स्टडी करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। In which year photographers and epigraphists began collecting inscriptions from Hampi? It was done in after 1836। 1836 में एपिग्राफिस्ट और जो फोटोग्राफर्स थे वो आने लगे और आकर के हम्पी के जो ruins थे
जो एक्सकेवेशंस किए गए थे उस दौरान जो चीजें अवेलेबल थी, जो बिल्डिंग्स या जो रूम्स अवेलेबल थे वहां पर, उनकी वो लोग फोटो लिया करते थे और फिर उसको स्टडी किया करते थे। Of which languages literature helped historians to know about the Vijayanagar Empire? तो विजयनगर एम्पायर के बारे में ऑफ विच लैंग्वेजेस, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बता भी दी थी पहले भी, अब दोबारा से मैं बता देती हूँ। इसमें आता है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड संस्कृत। इन लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर थे, दैट also helped the historians to reconstruct the history of Vijayanagar. When and who founded Vijayanagar Empire? यहाँ पर आपको एग्जैक्ट ईयर बताना है, ठीक है। तो आप बताएंगे हरिहर एंड बुक्का, दे वर टू ब्रदर्स एंड दे फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336। इसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है विच रूलर्स कंपीटेड विद विजयनगर किंग्स इन नॉर्दर्न फ्रंटियर एंड वाई? नॉर्दर्न फ्रंटियर में आप देखेंगे दो रूलर्स के मैंने आपको नाम बताए थे। डेक्कन में तो सुल्तान्स थे और जो है ना उड़ीसा में गजपति थे। इनके साथ में कंपटीशन था, और कंपटीशन किस लिए था? कंपटीशन था ल्यूक्रेटिव सी ट्रेड्स को लेकर के और फर्टाइल लैंड को लेकर के, कि फर्टाइल लैंड के लिए लोग लड़ते थे। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में भी कोई भी कंट्री जो है ना अपनी सीमाओं के लिए, अपनी जगह के लिए लड़ाई करती है। जैसे अभी सीमा विवाद चाइना के साथ इंडिया का चल रहा है, तो उसी तरीके से जो है ना जो फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी उसको लेकर के इनकी आपस में लड़ाई रहती थी। और वो लड़ाई इसलिए रहती थी क्योंकि उन लोगों को ज्यादा लैंड चाहिए होती थी अपनी प्रजा के सर्वाइवल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर ज्यादा होगा तो इससे प्रॉस्पेरिटी किसी भी कंट्री की बढ़ती है, किसी भी एम्पायर की, किसी भी रूलर की इंक्रीज होती है। देन कम्स हु वर गजपति, अश्वपति एंड नरपति? गजपति बताया मैंने आपको, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स ये किसको कहा जाता था? उड़ीसा के रूलर्स को। अश्वपति किसे कहा जाता था? लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, और ये कहा जाता था डेक्कन के सुल्तान्स को। और नरपति, नरपति कहा जाता था लॉर्ड ऑफ मैन, है ना, लॉर्ड ऑफ नर, ये किसको कहा जाता था? रायास को, जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे। हु वर कुदिराई चेट्टीज? कुदिराई चेट्टीज कौन थे? दे वर लोकल कम्युनिटीज, लोकल ट्रेडिंग कम्युनिटीज, जो ट्रेड में हेल्प करती थी। हॉर्सेस का ट्रेड करते थे ये लोग। हॉर्सेस कहाँ से आते थे? हॉर्सेस सेंट्रल एशिया से आते थे। फ्रॉम वेयर हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड? हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी और अपनी पावर और अपने आप को वॉर में ज्यादा अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए, जीतने के लिए जरूरी होता था कि इनके पास में अच्छे हॉर्सेस अवेलेबल हो, क्योंकि कैवलरी के बिना लड़ाई नहीं हो पाती थी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन ऑल आई हैव गिवन यू 15 क्वेश्चंस टुडे एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 15 क्वेश्चंस बाय टुडे ओनली। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का जो काम है वो मेरे पास अभी केवल 16-17 बच्चों का आया है, और वो जो बच्चे बाद में 9 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐड हुए हैं उन लोगों का काम अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा है ठीक से। 3-4 बच्चों का काम तो आया है, बाकी के बच्चे भी शो सिंसियरिटी। अंकित रोहिल्ला का काम है, तुषार त्यागी का काम आ रहा है, तुषार सुहाग आप अपना काम कर लीजिए। प्रिंस यादव गायब हो रखा है, प्रिंस यादव यहाँ क्लास भी नहीं अटेंड कर रहा मेरे ख्याल से, और जो है वो अपना काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात उसके लिए ठीक नहीं है। वरुण आप अपना काम कीजिए, सौरभ अपना काम करके मुझे टाइम पर भेजो, ठीक है। और भी बाकी जब सभी बच्चे, अंकित है, और इसके अलावा वो लोकेश, लोकेश जो है वैसे तो सिंसियरिटी शो करता है और जो है ना हर बात का रिस्पॉन्स भी करता है, लेकिन जो है ना काम करने में अभी उतनी फुर्ती नहीं दिखा रहा। तो काम भी फटाफट करके मुझे भेजा करो, ताकि जो है ना एश्योरेंस रहे मुझे कि आप लोग अटेंटिवली काम कर रही हो, क्योंकि आप लोग बाद में क्लास में आए हो, आप लोगों का पहले ही काफी स्टडीज का लॉस हो चुका है, तो फर्दर ये लॉस ना हो इसके लिए जरूरी है कि आपसे जो कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आई एम रेडी टू डू।
मुझसे अगर आपको कुछ चाहिए, कोई आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आई एम रेडी टू गिव यू। नाउ स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जो कि ऑफन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि किस तरीके से जो है फोर्टिफिकेशन किया गया। जैसे आपको मैंने बताया था कि फोर्ट्स बनाए जाते थे और जो है ना अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फोर्ट्स के जो है चारों तरफ जो है क्या किया जाता था कि फोर्ट्स के चारों तरफ फोर्ट्स के चारों तरफ जो है वो फोर्ट्स के चारों तरफ जो है वो दीवार लगाई जाती थी। तो ये जो दीवार लगाई जाती थी डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि इससे जो है कोई भी एम्पायर अपने आप को सेफ कर लेता था। तो एम्परर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने एम्पायर में रहने वाले सभी लोगों को, जो भी उसकी प्रजा है, सब्जेक्ट्स है, उनको वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फोर्ट्स बनाए और फोर्ट्स की जो है ना वो किलाबंदी करे, माने उसको दीवारों से उसको जो है ना सुरक्षित करे, ताकि आसानी से बाहर की कोई भी सेना जो है उस फोर्ट में एंटर न कर सके। तो फोर्ट के चारों तरफ जब दीवार लगाई जाती थी, वॉल्स लगाई जाती थी, तो ये वॉल्स जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और इनमें गार्ड्स वगैरह भी रखे जाते थे जो कि किसी को भी, अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया करते थे। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हम हर लगभग लगभग जो है वो हर एक एम्परर और हर एक रूलर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी अगर फोर्ट बनाया जाता है तो उसमें उसकी सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ से जो है ना किला बंदी कर दी जाती है, माने उसमें दीवार लगा दी जाती है। तो अगर आप लोगों में से किसी को शौक हो, कोई बाहर घूमने जाता हो, तो आप लोग देखेंगे पुराने किले जितने भी हैं उन किलों के चारों तरफ जो है वो ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती है। तो अब जो ये मैं टॉपिक आप लोगों को बताने वाली हूँ बेटा, ये हम अब्दुल रज़ाक के बारे में बताने वाले हैं। और अब्दुल रज़ाक कौन था? अब्दुल रज़ाक जो है वो पर्शिया से आया था। अब्दुल रज़ाक समरकंदी नाम था इसका। तो अब्दुल रज़ाक जो है वो पर्शिया से आया था और जो पर्शिया के रूलर थे, उन्होंने अब्दुल रज़ाक को एक एम्बेसडर, राजदूत बना करके और कालीकट कोझिकोड में भेजा था। कैलीकट कोझिकोड में इसको भेजा था। और ये जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी थे, ये विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन से बहुत इम्प्रेस हुए थे। फोर्टिफिकेशन से ये इतने इम्प्रेस हुए थे कि इनकी जो अकाउंट्स हैं, इन्होंने अपने देश में वापस जाकर के जो अकाउंट्स लिखे थे, उन अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट था ये कि उन्होंने विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन को लिखा। और इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब हम विजयनगर एम्पायर के एक्सकवेशंस हो रही थी और उस दौरान जो चीजें अवेलेबल हुई थी, उससे ये तो साबित हो गया था कि यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स जो है वो बहुत शानदार बनी होंगी। अब इस बात के सबूत हमें चाहिए थे क्योंकि वो तो सब रूल हो चुका था। तो सबूत के लिए जो भी ट्रेवलर्स उस पीरियड में इंडिया में आए थे, तो उस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेवलर्स थे उसमें से अब्दुल रज़ाक एक था। और अब्दुल रज़ाक ने इस फोर्टिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और नोट करनी है कि फोर्टिफिकेशन बाय अब्दुल रज़ाक समरकंदी एंड इसमें डोमिंगो पाइस, इनमें दोनों ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में वर्णन किया है। अब्दुल रज़ाक ने ज्यादा किया है, डोमिंगो पाइस ने भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन किया है। तो दोनों के एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे। आप लोग जो है देखेंगे कि अब्दुल रज़ाक जो है वो एक एम्बेसडर था और वो पर्शिया के रूलर ने उसको भेजा था कैलीकट में। उसने 15th सेंचुरी में वो यहाँ आया था एंड ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस एंड मेंशन 7 लाइंस ऑफ फोर्ट्स। माने जो फोर्ट थे वो 7 लाइंस, माने कि 7 तरीके के जो है ना दीवारें, 7 लाइनों में जो है ना फोर्टिफिकेशन किया गया था, माने एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है वो 7 लाइंस में फोर्ट्स बनाए गए थे।
इसके बाद देखेंगे कि ये जो फोर्ट्स थे इसको दीज एनसर्कल नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड, माने कि ये जो है फोर्ट्स केवल जो है केवल जो है ना ये सिटी को ही एनसर्कल नहीं करते थे, बल्कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको भी ये फोर्टिफाई करते थे, उसको भी ये घेराबंदी उसकी भी करते थे। तो एग्रीकल्चरल लैंड की घेराबंदी करना क्यों जरूरी था? ये जो फॉरेस्ट थे ये उनकी भी घेराबंदी करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट क्या थे? फॉरेस्ट वर मेन सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। और एग्रीकल्चरल लैंड को भी इसलिए फोर्टिफाई करते थे क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो जनता खाएगी क्या? अगर बाहर से कोई दूसरा देश या दूसरा रूलर अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में अपनी प्रजा जो कि अंदर ही अंदर जो है ना फोर्टिफिकेशन के अंदर है, उस 7 वॉल्स के अंदर है, उस को वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जनता क्या खाएगी और कैसे सरवाइव करेगी? तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चरल लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाता था और उसको भी फोर्ट्स के अंदर दीवारों से उसको भी जो है ना सेफ कर दिया जाता था, ताकि किसी तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड को नुकसान ना हो। क्योंकि जब कोई दूसरा रूलर अटैक करता था तो ये भी होता था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, फसलों को नष्ट कर दिया जाता था ताकि वहां के लोग जो है वो भूखे ही मर जाएं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा कि जो आउटर मोस्ट वॉल थी लिंक्ड द हॉल्स सराउंडिंग द सिटी। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो जो वॉल थी वो क्या थी? लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। लिंक्ड सराउंड हिल्स, हिल्स माने जो चारों तरफ पहाड़ भी तो थे ना वहां पे, तो ये पहाड़ भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाते थे? एक तरीके के जो है ना नेचुरल जो है ना प्रोटेक्शन या नेचुरल सेफ्टी के लिए जो है ना उनके लिए एक जो है क्या बोलते हैं दीवार का ही काम करते थे, एक वॉल का ही काम किया करते थे। द massive masonry construction was slightly tapered। अब देखो ये मैसनरी वर्क था, माने इसको चिना गया था। मैसनरी वर्क माने इसकी चिनाई की गई थी, इसको जो है ना पत्थरों को जोड़ करके, पत्थरों की चिनाई करके ये वॉल बनाई जाती थी। और इनमें कोई मोर्टर यूज नहीं किया जाता था। दिस इज अमेजिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को अगर हम लगाते हैं तो उनको जो है ना चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बीच में मोर्टर लगाते हैं, हम जो है वो सीमेंट लगाते हैं उसमें और फिर उसके ऊपर ईंट लगाते हैं ताकि वो जो है ना ईंटें दोनों आपस में जुड़ जाए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई मोर्टर तो यूज ही नहीं किया जा रहा था, तो क्या करते थे, ये एक स्टोन को दूसरे स्टोन इस तरीके से उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया करते थे उस जगह में, उस स्पेस में। वो जो स्टोन्स थे या जो पत्थर थे वो ऐसे बिल्कुल चिपक जाते थे कि वो वहां से हट नहीं पाते थे और कोई मोटर यूज नहीं किया जाता था। No mortar or cementing agent was employed anywhere in the construction. This is very amazing। ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये इसकी स्पेशल फीचर है। द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड। वेज शेप्ड माने ये तिकोने शेप के थे, है ना, वेज कोनी कोन जिसके निकले हुए होते हैं। और उसमें जो है ना ये उनको इस तरीके से लगाते थे कि जो गैप बनता था उसमें उसी तरीके के स्टोन जो है वो बिल्कुल उसके साथ जो है चिपका दिए जाते थे, which held them in place, and the inner portion of the walls was of earth packed with rubble। यहाँ पे जो इनर पोर्शन है ऑफ द वॉल्स, जो इनर पोर्शन था वॉल्स का, उसमें जो है ना ये लोग रूबल लगाते थे। रूबल क्या होता है बेटा? डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? जैसे स्टोन्स होते हैं या मिट्टी होती है या पत्थर होते हैं, उनका जो बारीक टुकड़े होते हैं उनको उसके अंदर जो है ना डाल करके भर के उनको और फिर उस तरीके से इनको चिपका दिया जाता था। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टियंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, है ना। ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टियंस थे इनको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है? ये जो है ना बाहर की तरफ दीवार में आप देखेंगे बच्चों कि दीवार में बाहर की तरफ जो है वो बेस्टियंस बनाए जाते थे। ये मैंने आज आप लोगों के लिए ना पिक्चर्स सेव करके रखी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अगर ये दिखाई दे तो। ये पिक्चर आपको नजर आई बेटा?
हेलो, मैम। नहीं नजर आई? नहीं आ रही। नो मैम। शेयर स्क्रीन पे मैंने किया है। चलो 1 मिनट में फोटो शेयर करके देखती हूँ। हाँ, ये अब नजर आई आपको? नो मैम। नो मैम। अब आ गई? आ गई मैडम, आ गई। आ हाँ, गई मैडम, यस आ गई। मैम। इसमें देखो, इसमें आ जो गई ये मैडम। सुनो, देखो बेटा, इसमें जो ये बने हुए ना, ये दीवार दीवार के ऊपर जो ये बना हुआ है, ये बेस्टियंस है। बेस्टियंस का मतलब ये होता है कि अपनी जो दीवारें बनाई जाती थी उनके ऊपर जो है ना इस तरह की जो है ना, यहाँ पर जो है ना कोई सैनिक जैसे किसी को जो है ना खड़ा किया जाए, तो वो जो ये इसमें छोटे छोटे जो ये होल से आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, इनमें से क्या करते थे ना कि जब लड़ाई होती थी ना, तो यहाँ पे सैनिक जो है वो हर डायरेक्शन में गोलियां चला सकते थे या हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे, या सेफ्टी के लिए यहाँ से देख सकते थे कि कहीं कोई दूसरे रीजन की जो सेना है वो यहाँ पर आ तो नहीं रही है आक्रमण करने के लिए, है ना। तो ये इनको बेस्टियंस कहा जाता है। ठीक है, आपको सबको समझ में आया बेस्टियंस किसे कहते हैं? अच्छा, अब आप देखेंगे कि हाँ जी, अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही है? ये फोर्टिफिकेशन एंड रोड किया, अब आ रहा है? यस मैम। मैडम, हाँ, देखो हो फोर्टिफिकेशन रही है एंड, मैडम सी। हाँ ठीक है बेटा, देखो है ना, व्हाट वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो ये बेस्टियंस होते थे ना, ये क्या होते थे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर किसी भी शेप के हो सकते थे, है ना। और ये प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, माने दीवारों में ये बाहर की तरफ में निकाले जाते थे, बनाए जाते थे। तो what was most significant about this fortification is that it enclosed agricultural tracts, है ना। माने कि जो एग्रीकल्चर के ट्रैक्ट से ये उनको भी एनक्लोज करते थे, उनको भी जो है ना ये घेर दिया करते थे। अबाउट अब्दुल रजाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वाज देयर आर कल्टीवेटेड फील्ड्स। अभी इस बात को ध्यान रखना है कि बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, माने पहली दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, इन तीनों के बीच में जो है वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट से और कल्टीवेटेड फील्ड से और गार्डन्स थे और घर थे, लोग यहाँ पे रहा करते थे, गार्डन्स भी थे और घर भी थे। एंड पाइस ऑब्जर्व, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था ना कि पाइस जो है और जो है अब्दुल रजाक, इन दोनों में जो है ना आपको डिफरेंस देखना है। तो वो आप देखेंगे कि पाइस क्या कहता था और जो है अब्दुल रजाक समरकंदी जो है वो क्या कहते थे। तो इसमें पाइस ने क्या कहा कि फ्रॉम दिस फर्स्ट सर्किट until you enter the city there is a great distance, माने कि पहली दीवार से और जब तक आप लास्ट में सिटी तक एंटर करते हैं तब तक जो है वो काफी डिस्टेंस था, काफी दूरी थी। in which are fields in which they sow rice and have many gardens and much water। और उस बीच में जो है ना क्या था कि बहुत ज्यादा जगह जो थी वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता था, जिसमें चावल की खेती की जाती थी, वहां पे गार्डन्स भी थे और वहां पे काफी ज्यादा पानी भी अवेलेबल था। So these statements have been corroborated by present-day archaeologists who have also found evidence of an agricultural tract between the sacred center and the urban core। यहाँ जो सेक्रेट सेंटर है ना बेटा, वो इम्पोर्टेंट है, सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर। सेक्रेट सेंटर माने जो सेक्रेट सेंटर होता है ज्यादातर वो बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब जो इसके 7 फोर्ट्स है, 7 वॉल्स है, उसमें जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसको जो है ना क्या कहा जाएगा, सेक्रेट सेंटर कहा जाएगा। और इस सेक्रेट सेंटर में आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, या यहाँ पर जो है वो रूलर जो है वो खुद रहता है, उसका पैलेस भी यहीं पर होता है।
This tract was serviced by an elaborate canal system drawing water from the Tungabhadra. अभी जब मैंने आपको कैनाल के बारे में बताया था, कमलापुरम के बारे में बताया था, जब मैंने आपको हिरिया कैनाल के बारे में बताया था, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बाहर से नदी का पानी, तुंगभद्रा नदी का पानी कैनाल्स में आता था और वो अर्बन कोर तक पहुंचता था, वो सेक्रेड सिटी तक पहुंचता था, माने कि अंदर उसको जो है ना पानी को लाने के लिए आर्टिफिशियल चैनल्स बनाए गए थे और इन आर्टिफिशियल चैनल से पानी अंदर की तरफ जाता था, तभी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाती थी। अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एग्रीकल्चर जो है वो क्यों पॉसिबल थी, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्यों यहाँ पर जो है ना जो है ना संभव थी, या एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे फेवरेबल फैसिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल थी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को या एग्रीकल्चरल लैंड को या फील्ड्स को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता था। तो मैंने आपको बता दिया कि जब कभी सेनाओं का आक्रमण होता था तो सेनाएं जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया करती थी, फसलों को खत्म कर दिया करती थी, नष्ट कर दिया करती थी, ताकि वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भूखे मर जाएं। और इसीलिए एग्रीकल्चरल लैंड को समझदार रूलर्स जो है वो क्या करते थे, सेव करते थे, इसको प्रोटेक्ट करते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अलावा जो है ना बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी बनाई गई थी। उन ग्रेनरीज में अनाज के भंडार भरे जाते थे, अनाज को भर के रखा जाता था, भंडार स्टोर करके रखा जाता था, ताकि जो है इमरजेंसी में उसको यूज किया जा सके। इसके बाद देखेंगे आप कि एक सेकेंड लाइन जो थी फोर्टिफिकेशन की went round the inner core of the urban complex and a third line surrounded the royal center within which each set of major buildings was surrounded by its own high walls। अब देखो कि फोर्ट के अंदर अंदर जो है वो किस तरीके अंदर अंदर फोर्ट के जो है ना वो किस तरीके से जो है वो सारा का सारा इंतजाम किए गए थे। और इसके बाद जो है ना जो फोर्ट के अंदर जैसे कि एक अर्बन सेंटर है तो अर्बन सेंटर को भी बाहर से फिर उसको सेव किया जाता था, उसके लिए भी एक अलग से वॉल बनाई जाती थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ना बनाई जाती थी, इसके अंदर ही अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने जब आपको बेस्टन्स दिखाए तो आपको जो है ना मैंने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बनाई जाती थी। आपको ध्यान रखना ये है कि इन वॉल्स पर जो है गार्ड्स रखे जाते थे और इन वॉल्स में अलग अलग गेट बनाए जाते थे जहां से कि लोग एंटर करते थे, बाहर जाना या अंदर आना ये जो है गार्ड चेकिंग किया करते थे, तब जो है ना उनको जाने दिया करते थे। और ये जो गेट से विच लिंक द सिटी टू द मेजर रोड्स, और ये जो इसके बाद जो है ना रोड से भी इनको लिंक किया गया था, इनको जोड़ा गया था। तो गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स। अब ये जो गेटवेज थे बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, क्योंकि गेटवेज को डेकोरेट किया जाता था, मतलब उसको इतना सुंदर आलीशान बनाया जाता था कि वो दूर से एक तो नजर आए और ऊपर से जो है ना गेटवेज अगर अच्छे बने हुए हैं, जो है ना सुंदर बने हुए हैं या बहुत आलीशान बहुत विशाल बड़े बने हुए हैं, तो इट शोज द पावर ऑफ द रूलर। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनको रेगुलेट किया जाता था और आमतौर पर हर गेटवे के ऊपर एक आर्क शेप बनाई जाती थी। द आर्क ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट, और गेट के ऊपर एक डोम बनाया जाता था, are regarded as typical features of the architectural introduced by the Turkish sultans। Dear, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि this was the period, this was the time when sultans, when Muslim rulers, when Turkish rulers started entering in India। अब वो इस समय पर इंडिया में आने लग गए थे। तो यहाँ जब मैं आपको आर्क की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को डोम की बात कर रही हूँ, तो ये जो दो फीचर्स थी बच्चों, ये किसकी फीचर्स थी? ये टर्किश सुल्तान्स की या टर्किश आर्किटेक्चर की स्पेशल फीचर्स थे, जिनको कि एडप्ट किया विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने।
क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होता है ना कि एक आर्किटेक्चर, एक जो है ना आइडियाज जो दूसरे आइडियाज को इफेक्ट करते हैं, उस पर जो है ना असर डालते हैं। तो ये जो आपने देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल था। आर्ट हिस्टोरियंस रेफर टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। इसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है, माने इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर as it grew continually through interaction with local building practices in different regions। क्यों? क्योंकि बनाने वाले तो लोकल थे और इनका इंटरेक्शन जो है ना वो बाहर के लोगों से हो रहा था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको कहा जाएगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके बाद देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन द सिटी एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम इट। मतलब सिटी के अंदर अंदर रोड्स और सिटी के बाहर भी रोड्स। These have been identified by tracing paths through gateways as well as by finds of pavements, roads, हाँ बेटा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक तो ये बता दो कि ये माइक किसने ऑन किया था अभी इस पीरियड में। हाँ जी। तो आप यहाँ देखेंगे कि अर्बन कोर जो है वो कैसा था। अर्बन कोर माने शहरी जो इसका कोर था वो कैसा था, जो अंदर की तरफ था, मतलब कि शहर का डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हुआ था। यहाँ पर भी जो है ना हम लोग कुछ जो ट्रेवलर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे। Moving along the roads leading into the urban core, there is relatively little archaeological evidence of the houses of ordinary people। देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेज हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ी कम ही जानकारी मिलेगी। हाँ जी, ये अब आपको विजिबल हो रहा है, ये विजिबल हो रहा है आप लोगों नो को? मैम। नो मैम। नो मैम। अब हो गया यस मैम, मैम। अब हो गया। अब हो रहा है मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक मैम हो है गया ना? विजिबल। हाँ हो जी, गया हाँ जी। मैडम। आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द चाइनीज porcelain in some areas including the northeastern corner of the urban core and suggest that these areas may have been occupied by rich traders। This was also the Muslim residential quarter. Tombs and mosques located here have distinctive functions, yet their architecture resembles that of the mandapas found in the temples of Hampi। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना कि जो अर्बन कोर था, इस अर्बन कोर में आपको अलग अलग तरीके के जो है ना रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिल रहे हैं। कुछ जो है ना यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे आपको मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी नजर आ रहे हैं और मुस्लिम आर्किटेक्चर, उसके लिए आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रही हैं कि टॉम्स है यहाँ पर, वो भी नजर आ रहे हैं और मंडपास भी यहाँ पर है, फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी। माने दिस वाज द कॉम्बिनेशन।
लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके घरों को बारबूसा जो कि एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था उसने कैसे इनको डिस्क्राइब किया, जो कि अब नहीं है लेकिन उसको डिस्क्राइब किया है उसने, जो एविडेंसेस उसको मिले उसके हिसाब से उसने कैसे उसको बताया कि जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके घर जो है वो कैसे होते थे, झोपड़ियों की तरह हुआ करते थे। दे वर थैच्ड, ठीक है, ऑफ द पीपल आर थैच्ड बट नॉनदलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस। और जो घर थे वो उनके उनकी उनकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे, माने कि जिसका जैसा ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से वो अपनी घरों को बनाया करते थे। एंड इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मेनी ओपन प्लेसेस, लंबी लंबी गलियां हुआ करती थी और उसमें खुली जगह काफी हुआ करती थी। Field surveys indicate that the entire area was dotted with numerous shrines and small temples. अब ये तो देखो कि यहाँ की विशेषता थी, ये यहाँ की स्पेशल फीचर थी। यहाँ पे स्पेशल फीचर ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे, बहुत छोटे छोटे मंदिर थे। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि अब जो है ना वेराइटी ऑफ कल्ट्स के लोग, वेराइटी ऑफ जो है ना जो अलग अलग फॉलोअर्स थे, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहा करते थे और डिफरेंट कम्युनिटीज से आया करते थे। The surveys also indicate that wells, rainwater tanks as well as temple tanks may have served as sources of water to the ordinary down dwellers. और ये भी हमें सोर्स मिलता है, हमें सर्वे के हिसाब से ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों को पानी जो अवेलेबल था वो टैंक से अवेलेबल था और यहाँ पर जो है ना रेन वाटर के टैंक्स बनाए गए थे और कुछ जगहों पर कुएं भी बनाए गए थे, वेल्स भी बनाए गए थे। नाउ आपको जो है ना रॉयल सेंटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। रॉयल सेंटर क्या था? रॉयल सेंटर जो है माने कि जहां पर पैलेसेस बनाए गए थे, पैलेसेस बनाए गए थे, जहां पे टेम्पल्स बनाए गए थे, इसको रॉयल पैलेस कहा जाता था। तो रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था और इसको जो है ना रॉयल सेंटर कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि यहाँ पर 60 टेम्पल्स अवेलेबल थे, 60 टेम्पल्स यहाँ पर पाए गए हैं जिनके रूइंस यहाँ पर मिले हैं। तो ये क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर इसलिए थे कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो उनको सुरक्षा दिया करते थे और साथ में उनको जो है ना पैट्रोनेज भी दिया करते थे। और ये भी हो सकता है कि उनकी जो श्रद्धा या उनकी जो क्या बोलते हैं विश्वास था वो भी अलग अलग धर्मों के प्रति था। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि अबाउट 30 बिल्डिंग्स इस रॉयल सेंटर की में जो बिल्डिंग्स पाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रॉयल सेंटर में जो 30 बिल्डिंग है, 30 बिल्डिंग है वो कैसी हैं? वो पैलेसेस के फॉर्म में मिली है, माने कि इन दिस रॉयल सेंटर देयर आर 30 बिल्डिंग्स which look like palaces, they look like complexes of palaces. These are relatively large structures that do not seem to have been associated with ritual functions. अब देखो कि ये बड़े तो बहुत हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई किसी तरीके का रिचुअल फंक्शन परफॉर्म किया जाता होगा। One difference between these structures and temples is that the latter were constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable material. इस बात को और थोड़ा सा समझ लो कि हमने इसको रॉयल सेंटर कहा है और इस रॉयल सेंटर में बहुत सारे मंदिर भी मिले हैं। हमने बताया कि 30 बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर मिली है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्युलर बिल्डिंग्स, सेक्युलर बिल्डिंग्स माने जिनको रहने के लिए या अदर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, और टेम्पल्स दे आर यूज्ड फॉर वर्शिपिंग। तो टेम्पल्स में और सेक्युलर बिल्डिंग्स में क्या जो है डिफरेंस है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो one difference between these structures and temples is that the latter was constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular buildings, जो सेक्युलर बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को पेरिशेबल मटेरियल से बनाया गया है। पेरिशेबल मटेरियल माने जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसे मटेरियल से उसको बनाया गया है। जबकि जो है ना जो मंदिर है वो मंदिर किस तरीके से बनाए गए हैं? एंटायरली ऑफ मैसनरी माने उन पत्थरों को जोड़ करके उनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये आज आप यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग जो है ना जो मैंने क्वेश्चंस आपको आज एक्सप्लेन किए हैं उनको आप पूरी तरीके से करेंगे और इसके अलावा जो है आप लोग
इसके अलावा जो है आप लोगों को जो मैंने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर दिया हुआ है उसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। एंड आप लोगों को अभी 31 अटेंडीज हैं क्लास में। आई एम सॉरी टू से कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो जो आप किसी बात को समझ ही नहीं रहे हो। आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस ये नहीं पता चल रही है। मैं आपको और 30 मिनट ही पढ़ाऊं, 40 मिनट ही पढ़ाऊं, एक तो आप लोग टाइम पर ज्वाइन किया करो, और दूसरी बात ये है कि आप लोग मैक्सिमम क्लास ज्वाइन किया करो। व्हाई डोंट यू ज्वाइन द क्लास? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास? ये मेरी समझ से परे है। बहरहाल आज आप लोग इतना ही काफी है। क्विट करेंगे आप लोग और अपना काम जो है वो मुझे करके सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू। आज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने आज कर लिया।